नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत की घटनाएं कब घटित हुई, कहाँ पर घटित हुई और कैसे घटित हुई, इसके बारे में मुख्य रूप से जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई जो घटना घटित होती है उसका पता कैसे लगाएं। घटना कोई घटित होती है उसका पता कैसे लगाएं। उदाहरण के तौर पे हमें ये जानना हो कि कल क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, तो उसके लिए हम अखबार देख सकते हैं। उसके बाद रेडियो में समाचार सुन सकते हैं और टीवी पे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें जानना हो कि साल भर पहले क्या घटना घटित हुई, तो उसके लिए हम किसी जानकार से जानकारी रखने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं। यानी साल भर पहले की अगर कोई घटना घटित हुई और उसके बारे में अगर हमें जानना हो, तो ऐसे जानकार से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो ऐसी घटनाओं को विशेष तौर से ध्यान में रखते हैं। अब हम जानते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब पुराना या इतिहास, आज से 100 साल पहले, सैकड़ों साल पहले या हजारों या लाखों साल पहले, वो सारी घटनाएं अतीत में आती हैं। और उसमें हम क्या क्या जान सकते हैं कि वो कपड़े कैसे पहनते थे, भोजन क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, भोजन क्या करते थे, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते यानी घर कैसे थे उनके। इसके अलावा आखेटक शिकारी को कहा जाता है। इसको कहा जाता है शिकारी को। आखेटक पशुपालक, कृषक यानी किसान, कलाकार, व्यापारी या वैज्ञानिक आदि का जीवन कैसा था। यानी आज से हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले आखेटक यानी शिकारी, पशुपालक, कृषक, कलाकार, व्यापारी या वैज्ञानिक का जीवन कैसा था, उनके दैनिक जीवन में क्या क्या काम करते, किस प्रकार काम करते और उनके काम का क्या महत्व था। इसके अलावा हम जान सकते हैं बच्चे कौन से खेल खेलते, बच्चे कौन से खेल खेलते हैं। इसके अलावा बच्चे कौन सी कहानियाँ सुनते या कौन से गीत या संगीत गाते या सुनते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी हम अतीत के अंतर्गत कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं लोग कहाँ रहते हैं। ये मानचित्र दक्षिण एशिया के भाग का है। उत्तर पश्चिम में किरदर, सुलेमान और इस भाग में हिमालय पर्वत और इस साइड समुद्री भाग, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। ये चारों तरफ इस भाग को एक उपमहाद्वीप का स्वरूप देते हैं। यानी ये प्राकृतिक रूप से सीमाएं बनती है, जिससे यहाँ पर बाहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों का आना या जाना मुश्किल होता था प्राचीन समय में। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए, लेकिन अतीत में यानी प्राचीन समय में इस भाग से बाहर जाना या अंदर आना मुश्किल होता था, कठिन होता था। क्योंकि उसका कारण था इसके चारों तरफ यह पर्वत, पहाड़ों और समुद्रों के द्वारा इसकी सीमाएं बनी हुई होती हैं।
तो इस भाग में लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, दक्षिण एशिया का ये जो भाग है इसमें लोग कहाँ रहते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हमारे को जानकारी मिलती है नर्मदा नदी के पास। ये जो नर्मदा नदी है इसके पास कई लाख वर्ष पहले, यहाँ पर कई लाख वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले आखेटक यानी शिकार करने के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा ये लोग जंगली उत्पाद जैसे जड़ें हैं, फल फ्रूट हैं या फिर जंगल के अन्य उत्पाद जो आदमी के काम आते उनका संग्रहण करते यानी संग्राहक थे। इस नदी के आसपास लोग कई लाख वर्ष पहले बस गए और इन्होंने यहाँ पर आखेटक यानी शिकार करना सीखा। उसके साथ ही जंगल के जो भी उत्पाद होते हैं, फल हैं, जड़ें हैं या अन्य उत्पाद, उनका संग्रहण करना भी सीखा। इसके बाद लगभग 8000 साल पहले, 8000 वर्ष पहले, ये जो किरथर व सुलेमान की पहाड़ियां हैं इस भाग में लोगों ने गेहूं व जौ की फसलें लेना प्रारंभ किया। गेहूं व जौ की फसलों के जो अवशेष हैं वो लगभग 8000 वर्ष पहले यहाँ किरदर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास जो इलाका है उसमें प्राप्त होते हैं। ये इस भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में 8000 वर्ष पहले गेहूं व जौ की फसलें उगाने के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही लोग पशुपालन भी करते हैं। इसके साथ ही पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय व बैल, इनको पालना भी इन्होंने शुरू कर दिया लगभग 8000 वर्ष पहले। इसके बाद उत्तरी पूर्वी भाग, गारो की पहाड़ी और मध्य भाग यानी विंध्य पहाड़ियाँ, इन भागों में लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया व्यवस्थित। यहाँ तो फसलें उगाते, लेकिन यहाँ पर लोगों ने गारो की पहाड़ियों में और विंध्य पर्वतमाला में यहाँ पर लोगों ने व्यवस्थित कृषि करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही ये जो विंध्य पहाड़ी है इसके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर लोगों ने चावल की खेती करना सीख लिया। विंध्य जो पर्वत है इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसमें लोगों ने चावल की बुआई करना सीख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 4700 वर्ष पूर्व ये जो सिंधु नदी है, सिंधु व इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास का ये जो भाग था, इस भाग में आरंभिक नगर बसने शुरू हो गए, जिसमें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई लगभग 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र था उसमें लोग बसने शुरू हो गए और आरंभिक नगर स्थापित किए। सहायक नदियाँ उन नदियों को कहा जाता है जो मुख्य नदी में आकर मिल जाती है, उनको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। इसके बाद गंगा नदी और उसकी सहायक सोन नदी और इसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। ये जो गंगा नदी है इसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर नगरों का विकास हुआ। गंगा नदी और उसके आसपास का जो भाग था वहाँ पर नगरों का विकास हुआ। और ये जो गंगा नदी है इसके दक्षिणी भाग, गंगा नदी का ये जो दक्षिणी भाग है, इस भाग में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मगध। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाखों सालों की ये जो प्रक्रिया, इसमें लोगों ने अपने रहने के स्थान किस प्रकार बदले और किस प्रकार इन्होंने अपना जीवन शैली को अपनाया। भोजन की तलाश में उस समय ऐसा ही भोजन था क्योंकि जंगली जानवरों आदि को वो शिकार करते या जंगल के जो फल फ्रूट है उनको संग्रहित करते। तो भोजन क्या है, ज़्यादातर फल फ्रूट होते वो भी मौसमी होते हैं और शिकार करते तो उस जगह जानवर या तो भाग जाते या वो कम हो जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में जाते। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं,
कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, या आग, जंगलों की आग है, वो उसकी वजह से भी इनको ये अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना शासन स्थापित करने के लिए सेनाओं के साथ यात्रा करते हैं। और अगला है सेनाओं द्वारा यात्रा। इसके बाद धर्मगुरु जो भी थे वो गांव या एक जगह से दूसरी जगह पर अपने ज्ञान का प्रचार करने और लोगों को जागरूक करने के लिए यात्राएं करते हैं। और इसके बाद आते हैं व्यापारी लोग भी अपनी कीमती वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने और अपने लाभ कमाने के लिए यात्राएं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे वो नई नई चीज़ों की जानकारी या नई खोज करने के लिए भी उत्साहित रहते। तो ऐसे लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और कुछ रोचक या नई जानकारियां प्राप्त करते, और लोगों को अगर उनके पास नहीं होती तो उनको भी नई जानकारियां प्रदान करते। ये जो उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। यहाँ पर बाहर से भी, बाहरी दुनिया से भी कई बार लोग आए, तो ज़्यादातर या तो पहाड़ी या पर्वतीय इलाकों में जो दर्रे थे उनसे आए, या कुछ लोग समुद्री मार्ग से भी आए। इस आवागमन में भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का विकास हुआ। सांस्कृतिक परंपराओं के अलावा जैसे पत्थर को तराशना है, भोजन के अलग अलग तरीके हैं, संगीत कला है, पहनावा है आदि, इन सब का आदान प्रदान भी हुआ। अब हम देखते हैं हमारे देश का जो नाम है, देश का नाम इंडिया या भारत। देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा? ये जो इंडिया शब्द है, ये इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। यानी जो इंडिया शब्द है उसका जो निर्माण है वो इंडस शब्द से हुआ है, और इस इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानी व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया कहा। यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आज से 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी लोग जब भारत में आए तो इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदोस या इंडोस कहा। और इस नदी के पूर्वी भाग में जो भूभाग था उसको इंडिया नाम दिया। ये नाम किन्होंने दिया? ईरानी और यूनानियों ने। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। ये जो भारत नाम का प्रयोग है ये उत्तर पश्चिम में एक समूह था, लोगों का समूह था, उसके लिए किया जाता था। और इसका वर्णन है वो हमारे ऋग्वेद में, संस्कृत भाषा के जो वेद ऋग्वेद में इस समूह का वर्णन, भारत नाम के जो समूह है उसका वर्णन
ऋग्वेद में किया गया है। संस्कृत भाषा का जो वेद है ऋग्वेद उसमें किया गया है। और बाद में इसी भरत नाम का हमारे देश भारत के लिए प्रयोग होने लगा। देश का नाम जानने के बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि अतीत के बारे में, अतीत के बारे में हम कैसे जानें, अतीत के बारे में हम कैसे जानें। इसके लिए हमें अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढेंगे और उनको पढ़ेंगे। ये जो किताबें हैं वो हाथ से लिखी हुई थी, तो हाथ से लिखी हुई होने के कारण इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। यानी ये जो पुस्तकें थी ये हाथ से लिखी हुई थी और इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। इस पांडुलिपि शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपि को अंग्रेजी में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है, इसका निर्माण है वो लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द से हुआ है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द से हुआ है और इस मेन्यू शब्द का अर्थ होता है हाथ। क्या होता है, हाथ, यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तक। उसको हम क्या कहेंगे, पांडुलिपि। ये जो पांडुलिपियां हैं इनका निर्माण है वो ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाए गए भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती है। उस समय की जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्र, या तो ताड़पत्र पर लिखी जाती है या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज पौधे के छाल से विशेष तरीके से बनाए गए भोजपत्रों पर लिखी जाती है। हजारों लाखों साल पहले लिखी हुई होने के कारण कुछ पांडुलिपियां तो कीड़ों के द्वारा खाने के कारण नष्ट हो गई या कुछ को नष्ट कर दिया गया। लेकिन जो वर्तमान में जो पांडुलिपियां मिल रही वो या तो मंदिरों में मिल रही है, मंदिर या विहारों में। वर्तमान में जितनी भी पांडुलिपियां मिल रही वो या तो मंदिर में मिल रही है या विहार में मिल रही है। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के शासन, राजाओं के जीवन, औषधियों या वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इन पांडुलिपियों में महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी लिखे गए हैं। और ये जो पांडुलिपियां लिखी गई है ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसके अलावा प्राकृत और तमिल भाषा में भी पांडुलिपियां लिखी हुई पाई गई हैं। और उस समय के आम लोगों की जो भाषा थी वो आम लोगों की
भाषा प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। यानी जो लिपियाँ लिखी गई है ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी गई और उसके अलावा प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखी गई है। और उस समय आम लोगों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। पांडुलिपियों के अलावा हमारे को कई प्रकार के अभिलेख मिले हैं। अभिलेख, सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे गए हो। यानी ऐसे लेख जो या तो पत्थर पर लिखे गए हो या धातु जैसे कठोर पदार्थों पर लिखे गए हो, उनको हम क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। इन अभिलेखों में शासक या अन्य व्यक्ति अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते हैं। यानी जो अभिलेख है इसमें शासक और अन्य कोई व्यक्ति अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग पढ़कर उन आदेशों की पालना कर सके। अभिलेखों में जो भी आदेश उत्कीर्ण करवाए जाते हैं उनको लोग पढ़ सके और उन आदेशों का पालन कर सके। इनके अलावा कुछ ऐसे अभिलेख भी मिले हैं जिसमें राजा रानियों व अन्य व्यक्तियों ने अपने कार्यों का वर्णन उन अभिलेखों में किया है। इसके साथ ही जो शासक वर्ग है, शासक लोग है, ये अपनी विजय को भी अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाते थे। यानी कोई शासक अगर युद्ध जीत के आता तो वो अपनी विजय का जो उल्लेख है वो इन अभिलेखों में करता है। अभिलेख के बाद एक शब्द आता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद, सबसे पहले हम जानते हैं पुरातत्वविद क्या है। अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। पुरातत्वविद कौन होगा? अतीत में बनी या प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। ये पुरातत्वविद पत्थरों व ईंटों से बनी प्राचीन इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही जहाँ पर भी प्राचीन इमारतें मिलती है वहाँ पर प्राप्त होने वाले औजारों, वस्तुओं, बर्तनों या धातु की बनी कोई वस्तु उनका ये संकलन करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये वस्तु कब बनाई गई, किस प्रकार बनाई गई, क्या काम आती, ये सारी चीज़ें पुरातत्वविद जानने की कोशिश करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि पत्थरों, धातुओं आदि से बनी वस्तुएं तो लंबे समय तक रह पाती है, लेकिन वनस्पति के जो अवशेष हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं। अगर कोई अन्न के दाने हैं या लकड़ी के टुकड़े हैं, जल जाते हैं तो वो उसी अवस्था में लंबे समय तक रह सकते हैं। यानी जो जला हुआ भाग है वो ज़्यादा समय तक उसी अवस्था में रह सकता है। तो उनका अध्ययन भी ये पुरातत्वविद करते हैं। इसके बाद जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है स्रोत। स्रोत क्या है? पांडुलिपियों
अभिलेखों एवं पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो स्रोत शब्द है इसका प्रयोग इतिहास, पांडुलिपियों, अभिलेखों व पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। एक शब्द आ रहा है इतिहासकार। इससे पहले हम जानते हैं स्रोत। उदाहरण के रूप में हमने पाठ के शुरू में जाना था कि अगर कल की कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो रेडियो, टीवी या अखबार का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो रेडियो है, टीवी है, अखबार है, ये कल की जानकारी के स्रोत हैं। उसी प्रकार ये पांडुलिपि, अभिलेख है और पुरातत्व है, ये जो है वो इतिहास को जानने के स्रोत हैं। एक शब्द आ रहा है हमारे पास इतिहासकार। इतिहासकार किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार कहलाते हैं। ऐसे लोग जो अतीत या इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के बाद हम देखते हैं अतीत एक या अनेक। हमारा बिंदु होगा अतीत एक या अनेक। यानी जो इतिहास है ये एक प्रकार का ही है या इसके अनेक प्रकार हैं। ये अतीत है, ये अलग अलग लोगों के समूह के लिए अलग अलग मायने रखता है। जैसे कि उदाहरण के लिए किसानों और पशुपालकों का जीवन है वो राजा या रानियों से, या फिर शिल्पकार का जो जीवन है वो व्यापारी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में भी अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर कोई तटीय भाग में रहने वाले लोग हैं तो वहाँ पर उनके जो भोजन के जो ज़्यादातर साधन है वो समुद्री जीव होंगे। लेकिन ऐसे स्थान जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है यानी फसलें अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है तो वहाँ के लोगों का भोजन है वो उसी प्रकार से होगा। इसके अलावा हम वर्तमान में भी देख सकते हैं शहरों की जीवन शैली और गाँवों की जीवन शैली में भी काफ़ी अंतर होता है। अब हम देखते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब, अगर हमें कोई तिथि के बारे में पूछता है तो हम उस दिन की तारीख, महीना और वर्ष बताएंगे। क्या क्या चीज़ें बताएंगे? तारीख, महीना व वर्ष। जैसे कि वर्ष अगर बता रहे हैं हम तो 2020 बताएंगे। ये जो 2020 है ये किस आधार पे बता रहे हैं? हम ये जो 2020 बता रहे हैं वो किस आधार पे बता रहे हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो वर्ष हैं इनकी गणना है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म से की जाती है। यानी ईसा मसीह का जो जन्म है उसको आज 2020 वर्ष हो गए हैं और इसको लिखते हैं 2020 ईस्वी। लेकिन ईसा मसीह का जो जन्म है उससे पूर्व की जो भी तारीखें होगी उसको हम क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व या ईसा से पहले। यानी जो ईसा का जो जन्म हुआ है उसके बाद तो 2020 ईस्वी चल रहा है, लेकिन जो ईसा से इनका जन्म है उनसे पहले जो भी तारीख आएगी उसमें हम क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व या ई पूर्व। हिंदी के ईसा पूर्व को हम अंग्रेजी में लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी शॉर्टकट में लिखेंगे BC।
हिंदी में ईसा पूर्व, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे हम बिफोर क्राइस्ट, और शॉर्ट में लिखते हैं BC। इसके अलावा कुछ तिथियों के अंत में हम AD लिखते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है ईस्वी, जिसको हिंदी में ईस्वी कहते हैं। ये जो AD शब्द है इसका पूरा नाम है एनो डोमिनी। ये जो एनो डोमिनी शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा का जन्म वर्ष। इस पाठ में क्या, कब, कहाँ और कैसे वाले प्रश्नों को जानने का प्रयास किया।